नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत। और आज इस अंत का भी अंत हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। आज उसका लेक्चर नंबर 10 और 10 में हमारे लिए बस इससे आगे लेक्चर नहीं बढ़ाएंगे, 10 लेक्चर रखेंगे। और आज के लास्ट लेक्चर में कौन से टॉपिक्स का अंत करने वाले हैं। अब देखिए, आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। आज का लेक्चर एक प्रकार से कहीं ना कहीं छोटा सा आपके लिए रिवीजन के टाइप में भी है। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र पढ़ेंगे कि जो पूरी टाइमलाइन है, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ आपको एक बार में आज समझ में आ जाएगा। उसके अलावा सोवियत संघ के जो नेता हैं उन नेताजी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आज 2 टॉपिक है, दोनों ही टॉपिक बॉक्सेस में दिए हुए हैं, तो आज इसको कवर कर लेते हैं, जिससे हमारा फिर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र। देखिए, अब वैसे तो हम लोगों ने चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर भी पढ़ा था और आज चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत पे हम अंत पर आ चुके हैं। अगर हम लोग ये कहें कि हमने प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से लेकर के 1991 तक की हर घटना को बारीकी से समझा है, ठीक है, हर एक एक चीज को समझा है कि कैसे लेनिन का राज आता है, लेनिन किस प्रकार से समाजवाद के लिए क्रांति कराते हैं, फिर किस प्रकार से उनका राज आता है, किस प्रकार से वो मार्क्सवाद के विचारों को स्थापित करते हैं, सोवियत संघ का गठन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से स्टालिन द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ को एक बड़ी पावर बना देते हैं, किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और इनमें सोवियत संघ में शीत युद्ध की शुरुआत होती है, किस प्रकार से 1961 की क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, गुट निरपेक्षता आंदोलन का बनना, नेहरू जी की मध्यस्थता करना और उसके आगे की जो भी सारा घटनाक्रम है, और 1985 में गोर्बाचेव भैया का बनना और सोवियत संघ का विघटन की शुरुआत होना, सब चीजों को हमने बड़ी बारीकी से देख लिया। पर एक टाइमलाइन का मतलब ये होता है कि एक टाइम, इस टाइम में ये हुआ, इस टाइम में ये हुआ, इस टाइम में ये हुआ, हम ईयर लिखते हुए जाते हैं, इस ईयर में ये, फिर इस ईयर में ये, इस ईयर में ये। तो इस टाइमलाइन के साथ आप क्या है कि ऑर्डर में समझ पाओगे, एक क्रम में समझ पाओगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हम पहले कहीं क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम और कुछ पढ़ रहे हैं, तो अब हम पूरा एक ऑर्डर में पढ़ लेंगे। तो ये एक प्रकार से आपके लिए पूरे जो चैप्टर्स हैं उनके रिवीजन के तौर पर है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि गठन के घटना चक्र में सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्च 1985 की। कब? मार्च 1985, 1985 याद रखा करो। 1985 में गोर्बाचेव भैया साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके महासचिव बन गए थे। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। तो मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को क्या बना दिया गया? सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना दिया गया। और जो व्यक्ति सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बन जाया करता था, जनरल सेक्रेटरी बन जाया करता था, सारी की सारी पावर, सारी की सारी सत्ता किसके हाथ में? उस व्यक्ति के हाथ में आ जाया करती थी। अब जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव के पास पावर आई, मिखाइल गोर्बाचेव ने सत्ता संभाली, महासचिव बनते, सारी पावर अब उनके हाथ में। अब वो क्या करते हैं वो देखेंगे। बोरिस येल्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। अब ध्यान दीजिएगा, मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव पूरे सोवियत संघ के यूएसएसआर के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके क्या बना दिए गए? महासचिव या जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए। अब देखो, जैसे आप आज एक चीज देखो, आप देखते हो आज हमारे देश में पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। एक तो जैसे बीजेपी के बड़े नेता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जो कि पूरे देश के लिए क्या है? अध्यक्ष है। जैसे कि जेपी नड्डा जी अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर उन्होंने क्या कर रखा है, हर राज्य में, राजस्थान में बीजेपी का ये अध्यक्ष होगा, मध्य प्रदेश में ये होगा, वहां पर ये होगा, इस प्रकार से कर रखा। इसी प्रकार से कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। अब फिर उन्होंने भी ऐसा कर रखा, राजस्थान में कांग्रेस का अध्यक्ष है, यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष है, इस राज्य में कांग्रेस का अध्यक्ष है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता ना, उसी प्रकार से पूरे सोवियत संघ के तो महासचिव जो है कम्युनिस्ट पार्टी के, वो कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव है। पर रूस का जो प्रमुख बनाया गया कम्युनिस्ट पार्टी का, वो किसको बनाया गया? बोरिस येल्सिन को बनाया गया है। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो अब यहां से मार्च 1985 जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव भैया गद्दी संभालते हैं, वैसे ही शुरुआत होना सुधारों की शुरू हो जाता है। 1988 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू, एस्टोनिया और लताविया में भी फैले। तो 1988 में लिथुआनिया, तो आ जाइए आपको मैं यहां दिखा देता हूं, यह है लिथुआनिया, ये वाला, ये लिथुआनिया है, ठीक है। उसके बाद ये लताविया है और ये एस्टोनिया है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो कैसे, ELL है,
ठीक है, ELL है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस ऑर्डर में, तो एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, इन 3 ऑर्डर में EL स्क्वायर के हिसाब से भी आप याद कर सकते हो। तो 1985 में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुए। उन सुधारों से लोगों को यह लगा कि साहब अब तो जो मेन सत्ता है, जो मेन पावर है सोवियत संघ की, वही चाहता है कि कुछ सुधार होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। तो अब ये सबसे अच्छा मौका है कि हमें क्या हो जाना चाहिए, आजाद हो जाना चाहिए, हमें फ्री हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अभी हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे तो हम आजाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव इस संघर्ष को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। मिखाइल गोर्बाचेव थोड़ा सा उदारवादी व्यक्ति है, वो चाहता है कि सबकी स्वतंत्र नीति हो, सब स्वतंत्र हो और सब अपने हिसाब से लोकतंत्र पूंजीवाद को अपनाएं। तो इसलिए लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ, फिर एस्टोनिया और लताविया में भी शुरू हो जाता है। अक्टूबर के 1989 में सोवियत संघ की घोषणा की वार्सो समझौता के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए अब घटनाक्रम को समझिए। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बने, बोरिस येल्सिन को क्या बनाया गया, रूस का अध्यक्ष बनाया गया। उसके अलावा फिर आ जाइए 88 में, तो जो तीनों बाल्टिक देश है उसमें सबसे पहले लिथुआनिया में आंदोलन की शुरुआत हुई आजादी के लिए, फिर एस्टोनिया और लताविया में भी हो गई। अब उसके बाद 89 में आ जाओ। 89 में 2 घटनाएं। पहली बात तो वार्सो समझौता, वही वार्सो समझौता जो कि जब 1949 में अमेरिका ने नाटो बनाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, तो उसी के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने वार्सो समझौता करा था। वार्सो समझौता वार्सो स्थान का नाम है, जो मैंने एक वीडियो में भी आप लोगों से पूछा था, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया था, बिल्कुल पोलैंड में। तो वार्सो जो है, वार्सो में समझौता करा गया। उस वार्सो समझौते के साथ जो भी देश मिले उनके साथ यही बात हुई थी कि भैया अपन सब भी एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। तो ये वार्सो समझौता हुआ। ये वार्सो समझौता के जो सदस्य हैं उनको अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। मतलब ये कहा गया सोवियत संघ की तरफ से, भैया देखो अब सब अपना अपना देख लो, अब ऐसी कोई बात नहीं कि एक पर अटैक होगा तो सब मिलकर के करेंगे, तुम्हें जिसके साथ रिश्ते रखने उसके साथ रखो, तुम अपने साथ रखो। तो इसी के साथ आप कह सकते हो कि अक्टूबर जो आया, अक्टूबर 1989 में यहाँ पे वार्सो समझौता खत्म हो चुका है। मतलब नाटो तो आज भी चल रहा है, 8% जिस तारीख में मैं पढ़ा रहा हूं उस दिन में भी नाटो चल रहा है, परंतु वार्सो समझौता 1989 में खत्म हो चुका है। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। कितनी तारीख को गिरी? 9 नवंबर 1989 को गिरी। बनाई कब गई थी? 1961 में बनाई गई थी। ठीक है, 1961 में बनाई थी। कितनी लंबी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी। कितने साल के लिए खड़ी रही? 28 साल के लिए खड़ी रही। ठीक है, और याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको इसको बता रखी। तो ये 89 का घटनाक्रम। फरवरी 1990 गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हुआ अब फरवरी 1990 में। ठीक है, तो गोर्बाचेव ने जो सोवियत संसद थी ड्यूमा, ठीक है, ड्यूमा वहां की संसद का नाम है बेटा, जैसे हमारी संसद को तो हम संसद ही कहते हैं। ठीक है, फिर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जो उसके भाग है, पर वहां की संसद को क्या कहा जाता था? ड्यूमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ड्यूमा। ड्यूमा। तो अब ड्यूमा के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत कर दी। यह कहा गया, देखो अभी तक तो क्या था कि भैया एक ही दल होगा। आपको पता है, आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, दलीय व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक होता है एक दलीय व्यवस्था, जहां पर एक ही दल सुप्रीम होता है, एक ही दल अपने हिसाब से चलाता है, वही चुनाव लड़ता है, वही उसी को वोट देना होता है, सब कुछ वही है। दूसरा होता है 2 दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो वहां पर क्या होंगे? 2 दल होंगे। जैसे कि आप आज अमेरिका में देख लो, ब्रिटेन में देख लो, वहां पर अमेरिका में 2 दल बड़े पॉपुलर है और वही सरकार बनाते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और ब्रिटेन में देखेंगे तो लेबर और कंजर्वेटिव जो पार्टी है वो 2 बड़ी फेमस है। फिर है तीसरे पे आता है बहुदलीय। बहुदलीय में क्या है कि बहुत सारे दल होते हैं और उनमें से कोई सा भी दल सरकार बना सकता है, मतलब लोगों का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट, प्यार पा सकता है, संसद में बहुमत पा सकता है। तो यहां पर पहले सोवियत का जो कानून व्यवस्था थी, संविधान था, वो ये कहता था कि भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही दल होगा, एक ही पार्टी होगी, और वो पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी, सीपी है। ठीक है, साम्यवादी दल है, वही होगा। और उसका जो महासचिव बन गया, मतलब वो तो मान लो सोवियत संघ के लिए सब कुछ बन गया, सोवियत संघ सारा उसकी मुट्ठी में। ठीक है, परंतु अब गोर्बाचेव ने बोला नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा, एक व्यक्ति की, एक पार्टी की मुट्ठी में सब कुछ नहीं होना चाहिए। अब बहुदलीय होंगे, बहुत सारे दल होंगे, वो चुनाव लड़े, लोकतांत्रिक रूप से लड़े और चुनाव लड़कर के सरकार बनाने की कोशिश करे। तो सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल का जो 72 वर्ष पुराना एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। कब करा गया? 1990 में करा गया। कब करा गया? 1990 की सर्दियों में, फरवरी में कर दिया गया। 72 साल का, 72 ईयर्स तक कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर शासन करा, राज स्थापित करा, परंतु उस एकाधिकार को खत्म कर दिया। एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एक अधिकार। ठीक है, एक का ही अधिकार होना, ठीक है, और किसी का ही नहीं होता, उसको कहा जाता है एकाधिकार। ये आपको तस्वीर दिखाई है, यूएसएसआर, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, ये
फिर जून 1990 रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित करी। तो अब फरवरी 1990 में ड्यूबा में साम्यवादी दल को खत्म कर दिया गया जून 1990 में। ठीक है, अब गर्मियों में आते आते क्या करा, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। तो रूस अब क्या हो चुका है, सोवियत संघ से आजाद हो चुका है। रूस अब फ्री हो चुका है सोवियत संघ से। अब सोवियत संघ का भाग रूस नहीं है। तो कब अलग हुआ, जून 1990 में हुआ। देखिए अब ऐसी चीजें ना आपसे एमसीक्यू में पूछ ली जा सकती है। देखो बच्चों, अगर मैं चाहूं ना तो मैं चीज नहीं भी कराऊं ना तो कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात आप मान करके चलिएगा। परंतु बोर्ड वाला जब पेपर बनाता है तो अपन उसके दिमाग को नहीं समझ सकते ना। वो हो सकता है वो सोचे यार बॉक्स जब किताब में दिया हो तो बॉक्स तो पढ़ा ही होगा बच्चे ने, बनाओ क्वेश्चन। और इन्हीं में से एक एक मार्क्स के एमसीक्यू वन वर्ड बनाना बड़ा आसान होता है। सीधा पूछ लेगा कि रूस ने कब सोवियत संघ से आजादी की मांग करी। अब जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ करके गए वो सोचेंगे यार सोवियत संघ बनाने वाला रूस तोड़ने वाला रूस तो ये आजादी की मांग क्यों करेगा। पर आप देखो जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ को अपने आप से आजाद कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। तो थोड़ा सा गहराई में, थोड़ा सा डीपली जाकर के अगर हम पढ़ेंगे तो हर चीज हमारे क्लियर हो जाएंगी। मार्च 1990 लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। देखो अब ये जून 1990 में ये घटना हो रही है, पर यहां पर मार्च 1990 में लिथुआनिया ने ही 1988 में सबसे पहले शुरुआत करी आंदोलन की कि साहब हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। और मार्च 1990 में आकर करके लिथुआनिया ने खुद को क्या स्वतंत्र घोषित कर लिया कि साहब हम स्वतंत्र है, हम फ्री है। तो स्वतंत्र घोषित करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बन गया था। मतलब जितने जो 15 सोवियत गणराज्य थे, इन 15 देशों को जो सोवियत संघ बनाया हुआ था उनमें से सबसे पहला देश कौन सा था, लिथुआनिया था, जो खुद को स्वतंत्र घोषित करता है, खुद को फ्री घोषित करता है। कब करता है, मार्च 1990 में। अब देखो कैसे याद रख सकते हो, मार्च में आपके क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। आप भी मार्च में एग्जाम से फ्री हो जाते हो, लिथुआनिया भी फ्री हो गया जून 1991 में येल्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा और रूस के राष्ट्रपति बने। अब जून 1990 में रूस ने अपने आप को अलग कर लिया है और जून 1921 में येल्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देवा कर खत्म, और फिर रूस के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब यहां पर बड़ा ध्यान रखिएगा, एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि जो है येल्सिन है वो कहां के राष्ट्रपति बने, सोवियत संघ के, रूस के और अन्य। तो अब क्या है, काफी बच्चे सोचेंगे सोवियत संघ और रूस तो एक ही बात है, तो सोवियत संघ भी लगा देंगे, पर नहीं, रूस के राष्ट्रपति बने हैं 1991 में आकर करके। इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बेचेव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट किया। तो अगस्त 1991 में अब कम्युनिस्ट पार्टी में, साम्यवादी दल में कुछ लोग ऐसे थे जो गोर्बेचेव के पूर्ण रूप से खिलाफ थे। उनका यह मानना था गोर्बेचेव ये जो कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, इससे सोवियत संघ टूट जाएगा, सोवियत संघ कमजोर हो जाएगा और इतने सालों तक जो मेहनत करी है सोवियत संघ को खड़े करने में वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों का मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा रूढ़िवादी है, वो बदलना नहीं चाहते, वो सुधारों को नहीं चाहते, जैसा चलता आ रहा है उसको चलाते हुए चल रहे हैं। और एक्सट्रीमिस्ट है, कट्टर है, नहीं साम्यवाद है तो है, बस साम्यवादी सब कुछ सही है, हम अपने उस विचारधारा पर अड़े हुए। तो ऐसे जो लोग हैं तो वो गोर्बेचेव के खिलाफ हो गए, क्योंकि गोर्बेचेव सुधारवादी भैया है, वो सुधार चाहते हैं। और ये गर्मपंथी नहीं सुधार नहीं, साम्यवाद साम्यवाद साम्यवाद, साम्यवाद था, साम्यवाद है, साम्यवाद रहेगा, इस विचारधारा वाले लोग हैं। तो उन्होंने क्या करा, कोशिश करी अगस्त 1991 में तख्ता पलट करने की। तख्ता पलट करने का मतलब क्या है कि गोर्बेचेव को हटा कर करके वहां पे मिलिट्री का शासन। अब मिलिट्री के शासन में इन गर्मपंथियों ने सपोर्ट करा मिलिट्री को, हाँ तो आपका शासन बिठा लो, सही है सही। गोर्बेचेव को अरेस्ट भी करा गया, गिरफ्तार भी करा गया और खुद का शासन, परंतु वो ज्यादा समय तक सफल नहीं हो सका, हट गया। फिर सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हैं। देखिए अब सितंबर 1991 में 1991 में एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन चुके हैं, यूएनओ के सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सितंबर 1991 में तीनों बाल्टिक देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन चुके हैं। कब बने, सितंबर 1991 में बने। फिर मार्च 2004 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन क्या है गुरुजी, नाटो है बेटा, नाटो नॉर्थ उत्तर अटलांटिक ट्रीटी संधि ऑर्गेनाइजेशन संगठन। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हो गए। सोचिए जो देश कहीं समाजवाद साम्यवाद का झंडा फहराया करते थे, लहराया करते थे, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजियां चला करती थी, ठीक है, पूंजीवाद की बुराइयां करा करते थे, आज वही देश
अमेरिका के संगठन नाटो में मिल चुके हैं। तो 1991 में तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में मिलते हैं और फिर मार्च 2004 में क्या होते हैं, नाटो में भी मिल जाते हैं। ठीक है। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया। तो रूस ने, बेलारूस ने और यूक्रेन ने, इन तीनों ने जो 1922 में जो सोवियत संघ बना था और उससे रिलेटेड जो भी संधियां थी उन सबको समाप्त करने का फैसला कर दिया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। तो मैंने आपको बताया कि एक CIS बनाया गया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, उसी को राष्ट्रकुल कहा गया, मतलब राष्ट्रों का कुल एक ग्रुप बनाया गया है। इसमें कौन कौन था? आर्मेनिया था, अजरबैजान था, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये पांचों तान तो थे, क्योंकि इन पांचों के लिए ही बनाए गए थे। कह रहे थे नहीं साहब आप हमें अलग मत करो, अलग मत करो। ये राष्ट्रकुल में शामिल थे। जॉर्जिया 1993 में जॉर्जिया भी जुड़ जाता है, राष्ट्रकुल का सदस्य बना और संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक दो संगठन है बेटा, दो मतलब आप बांट करके पढ़ सकते हैं। एक है UNSC, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, और दूसरा क्या है? UNGA, ऊंगा। ठीक है, इसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, जनरल असेंबली, महासभा। ठीक है ना। अब क्या है बच्चों कि इसमें तो जितने भी देश होते हैं वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं। 193 में सबको बोलने का अवसर मिलता है, एक एक वोट मिलता है, सब कुछ बराबर है। पर यहाँ सुरक्षा परिषद में क्या है, टोटल 15 सदस्य होते हैं, 15 देश होते हैं। 10 तो जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, 10 तो क्या होंगे? अस्थायी होंगे, मतलब हर 2 साल में चेंज हो जाएंगे, हर 2 साल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। और 5 है जो कि स्थायी हैं, जो फिक्स्ड है, परमानेंट है, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। और वो 5 कौन कौन से हैं? जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, USSR, USA, UK, ये 3 तो यू वाले हैं, USSR, UK और USA, UK, USSR। तो UK मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड, और इसके अलावा फ्रांस और चाइना, ये 5 है। अब क्या हुआ कि जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया तो पूछा भैया अब किसको दिया जाए ये सब कुछ सोवियत संघ का? तो बोले सबसे बड़ा बेटा रूस है, तो रूस को ही दिया जाए। तो रूस को सोवियत संघ की सीट मिल जाती है, परमानेंट सीट मिल जाती है। 25 दिसंबर 1991 में गोर्बेचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत हो गया। तो जैसे उन्होंने महासचिव राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, उसी के साथ सोवियत संघ का अंत हो गया, सोवियत संघ टूट गया। इसलिए हम कहते हैं कि 1991 में विघटन हुआ। यहां पर आकर करके जो पूरे विघटन की जो प्रक्रिया है, वो विघटन की प्रक्रिया खत्म होती है, समाप्त होती है। ठीक है। अब 1945 से भी पहले से अगर हम लोग चले, ठीक है, मैं ये कहूं कि 1922 से ही मान लीजिए, 1922 से लेकर करके 1991 तक इस पूरे सोवियत संघ की कहानी में जो मेन रोल निभाने वाले जो लोग हैं, मेन रोल निभाने वाले जो नेता हैं, अब उन नेताओं के बारे में जान लेते हैं। ये बात देखिएगा कि जो लेनिन है, ठीक है, लेनिन भी ज्यादा भी इतने कट्टर नहीं है, हल्के फुल्के उनके में विचार ऐसे कि हाँ ठीक है बदलाव होना चाहिए। पर स्टालिन बहुत ज्यादा कट्टर थे, बड़े तानाशाही थे, और स्टालिन के बाद जितने भी व्यक्ति आए वो सब थोड़ा सा उदारवादी थे, इतनी कट्टरता उनमें नहीं थी। तो आइए जानते हैं सबके बारे में, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सोवियत संघ के नेता, सबसे पहले बात करते हैं व्लादिमीर लेनिन की। किसकी बात कर रहे हैं? व्लादिमीर लेनिन की। 1870 से लेकर के 1924 तक रहते हैं, 1870 से लेकर के 1924 तक रहते हैं, 54 साल ही जिए हैं। ये हैं व्लादिमीर लेनिन। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक है। ठीक है। तो जो वहां पर क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति होती है, समाजवादी क्रांति होती है, तो ये जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है उसके संस्थापक है। तो संस्थापक, फाउंडर यही है वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के। 1917 की रूसी क्रांति के नायक है और क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर में इन्होंने सत्ता संभाली है। तो 1917 में रूसी क्रांति के नायक है। ठीक है। जो अक्टूबर में जो क्रांति होती है उस क्रांति के नायक है, क्योंकि एक क्रांति पहले फरवरी मार्च में हो चुकी थी, परंतु फिर लेनिन कहते हैं बोले ये क्रांति तो अभी सच्ची नहीं है। फरवरी मार्च वाले में क्या हुआ कि राजा को हटा दिया गया था और एक उदारवादी सरकार बना दी गई थी, परंतु लेनिन कहते हैं कि बोले नहीं अभी तो जो है सच में तो क्रांति हुई नहीं है। बोले सच्ची क्रांति क्या है? बोले सच्ची क्रांति ये है कि भैया
सबको आजादी मिलनी चाहिए, और वो आजादी कैसे मिल सकती है? समाजवाद के जरिए ही मिल सकती है। इसलिए समाजवाद वाली क्रांति करी जाए, सबको समान अधिकार दिए जाए, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाए, तो ऐसी वाली आजादी समाजवाद वाली ही हो सकती है। इसलिए समाजवाद के लिए क्रांति हो, और जो अक्टूबर की क्रांति होती है उसी को रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और क्रांति के बाद जो सबसे, अब देखिए क्रांति के बाद 1917 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बुरी स्थिति रूस की हो जाती है, ठीक है, और उस स्थिति के बाद रूस को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस समय में फिर लेनिन सत्ता को संभालते हैं। 1917 से 24 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष, तो सोवियत समाजवादी गणराज्य, ठीक है, तो ये जो यूएसएसआर बनाया उसके संस्थापक रहे, उसके अध्यक्ष हैं। मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे अमली जामा पहनाने में महारथी। मार्क्सवाद के जो असाधारण सिद्धांतकार, एक तो साधारण होता है कि नॉर्मल सा, नॉर्मल, असाधारण थे मतलब आप कह सकते हो खतरनाक लेवल का। एक तो क्या होता है, कोई बच्चे साधारण से पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़, एक होते एबनॉर्मल होते हैं 8 घंटे 10 घंटे, सो भी कम रहे, खा भी कम रहे, बिल्कुल मेहनत कर रहे, वो असाधारण है, ठीक है ना, वो असाधारण। तो ये मार्क्सवाद के विचारधारा को फैलाने में, उनको समझाने में और उनकी फॉलो करने में गजब के सिद्धांतकार थे, गजब के, मतलब मार्क्सवाद के बिल्कुल पक्के फॉलोवर थे लेनिन भैया। और उसको अमली जामा पहनाने में महारथी, मतलब क्या होता है, एक तो होता है खतनी, मतलब कहते हैं हम लोग, और एक होता है करनी, ठीक है। दुनिया कहती होगी पर लेनिन ने मार्क्स के विचारों को कहा भी और कर करके भी दिखाया। ये समाजवाद की जो पूरी क्रांति लेकर के आए वो मार्क्स के विचारों पर ही लेनिन लेकर के आए। तो मार्क्स के विचारों को अमली जामा पहनाने का मतलब यह है कि जो उसको सच में लागू करने वाला का जो काम है वो भी लेनिन ने ही करा है। यह है कार्ल मार्क्स। पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत, तो पूरी दुनिया में जहां जहां पर साम्यवाद है, समाजवाद है, उसके प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, ठीक है, उसके लिए माने जाते हैं कि हाँ साहब प्रेरणा यहीं से ही मिलती है, लेनिन से ही मिलती है। और जैसे आपने कक्षा 10 में भारत की 2 पार्टियों के बारे में पढ़ा होगा, सीपीआई और सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो इन दोनों पार्टियों के जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो आदर्श माने जाते हैं, वो लेनिन, कार्ल मार्क्स, इन्हीं को माना जाता है। तो लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवादी के एक बड़े प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। फिर है जोसेफ स्टालिन, 1879 से 1953, ये अच्छा खासा जिए हैं, 74 साल तक जिए हैं जोसेफ स्टालिन। लेनिन के उत्तराधिकारी, लेनिन के उत्तराधिकारी का मतलब है लेनिन के बाद जो सत्ता संभाली, लेनिन के बाद जो पावर संभाली, वो किसने संभाली है? जोसेफ स्टालिन ने संभाली है। सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में 1924 से लेकर के 1953 नेतृत्व किया। तो ये बात तो रियलिटी है कि सोवियत संघ को इतना मजबूत जो बनाया था ना, वो जोसेफ स्टालिन ने ही बनाया था, ठीक है। मजबूत, सोवियत संघ को मजबूत बनाने का जो दौर था 1924 से लेकर के 1953, इस समय जो लीडरशिप थी वो जोसेफ स्टालिन के पास थी। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण, तो औद्योगिकरण को बहुत बढ़ावा दिया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे खूब फोकस करा, खूब पैसे खर्च करे औद्योगिकरण पे, और खेती का बलपूर्वक, मतलब लोगों की इच्छा नहीं थी पर फिर भी बलपूर्वक क्या करवाया? सामूहिकीकरण कराया। लोगों के खेत लिए और बोला इसमें मिलकर के उत्पादन करो, सरकार को दो, ठीक है, पर उससे उत्पादन तो बढ़ा, ये तो रियलिटी थी। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय, तो मतलब अगर पूरा क्रेडिट जाता है दूसरे विश्व युद्ध में तो वो इन्हीं को जाता है, मतलब इनके बड़े एफर्ट्स थे, उसी के कारण क्या है कि दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ जीत पाता है। 1930 के दशक के भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो 1930 के दशक में भयानक आतंक, ठीक है, मतलब एक प्रकार से बड़े तानाशाह थे बेटा, ठीक है, बहुत खतरनाक तानाशाह थे, अपने विरोधियों को कुचल दिया, ठीक है, जो भी पार्टी में इनके खिलाफ बोले हटो चलो बाहर, ठीक है, और गजब का तानाशाही रवैया था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, होना नहीं चाहिए। चलिए, फिर जैसे ही स्टालिन भैया जाते हैं 1953 में चले गए स्टालिन भैया, फिर नेक्स्ट रूलर बनते हैं निकिता खुश्चेव, ठीक है। ये वही निकिता खुश्चेव है जिनके नाम में अपन बड़े कंफ्यूज होते थे। जब शीत युद्ध का दौर पड़ते हैं तो निकिता खुश्चेव ने क्यूबन मिसाइल संकट में ये करा, तो समझ में नहीं आता था यार निकिता खुश्चेव, यार सोवियत संघ तो गजब है, ठीक है, महिला को बिल्कुल टॉप पोजीशन में पहुंचा रखा है। फिर बाद में पता चलता था कि निकिता खुश्चेव तो भैया है ठीक है ना, तो ये है निकिता खुश्चेव भैया, ठीक है। तो इनका रूल 1894 से 1971, 1894 में इनका बर्थ होता है और 1971 में इनकी डेथ होती है, तो 77 साल तक ये जिए हैं। सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे 1953 से लेकर के 1964 तक। सोवियत संघ के राष्ट्रपति का मतलब यह है कि वो साम्यवादी दल के महासचिव बन गए, इसलिए सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी बन गए।
स्टालिन के नेतृत्व शैली के आलोचक। तो अब स्टालिन की जो नेतृत्व शैली थी, जिस प्रकार से स्टालिन यूएसएसआर को चला रहे थे, उसके आलोचक थे, बोले ये बात ठीक नहीं है, इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए कि जो आ रहा है मन में वही करा। मतलब अब आप ये देखिएगा धीरे धीरे जो आगे के रूलर्स आएंगे ना, वो सब थोड़े से उदारवादी है, वो ज्यादा कट्टर नहीं है, ज्यादा यूं नहीं कि नहीं साहब जो अभी तक हो रहा था हम वही करेंगे। धीरे धीरे सब में क्या थोड़ा सा उदारता आ रही, थोड़ा सा लिबरल है कि हाँ नहीं वो कर रहा था गलत है, इतना भी कठोर नहीं। 1956 में कुछ सुधार लागू किए, तो इन्होंने भी देखिए 1956 में कुछ सुधार लागू कर दिए। यह है निकिता क्रुश्चेव। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब क्या होता है एग्जिस्टेंस, और सह अस्तित्व का मतलब होता है को एग्जिस्टेंस, मतलब मिलजुल करके हम लोग रहे, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा अस्तित्व बना रहे। आप भी मत झगड़ो, हम भी मत झगड़े, झगड़ेंगे तो दोनों ग्रुपों में से लोग मरेंगे, सब जाएंगे, तो इससे क्या मतलब है, सह अस्तित्व बना रखो शांतिपूर्ण वाला, उसका सुझाव रखा। हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल। तो हंगरी का जो जन विद्रोह था उसका दमन करा गया, और क्यूबा का मिसाइल संकट आप लोगों ने पढ़ा ही है। फिर आ जाते हैं लियोनिड ब्रेजनेव, 1906 से 82 तक। सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने 1964 से 82 तक, ठीक है, तो क्योंकि 64 में निकिता क्रुश्चेव हट गए और 64 से 82 तक ब्रेजनेव बनते। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया कि जो एशिया उसकी सामूहिक सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है, हम एशिया में सब मिलकर करके पूरे एशिया की क्या करें, सुरक्षा करें। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबंध, ठीक है, अमेरिका के जो संबंध है उसमें तनाव की कमी करने की कोशिश करेगी। ये जो तनाव है हम दोनों देशों के बीच में, ये तनाव कम होना चाहिए, इतना तनाव नहीं रहना चाहिए, उसमें भी लियोनिड ब्रेजनेव ने भूमिका निभाई है। चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल। तो जो चेकोस्लोवाकिया में जन विद्रोह हुआ था उसका दमन करा गया, और अफगानिस्तान पर भी आक्रमण की तस्वीरें हैं इसमें। फिर आते हैं मिखाइल गोर्बेचोव, 1931 से लेकर करके 2022 तक, ठीक है ना, तो 22 में ही गए हैं, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। 30 या 31 अगस्त है कि शायद 30 या 31 अगस्त को मिखाइल गोर्बेचोव की डेथ हुई है। तो काफी अच्छा लंबा टाइम जिया है इन्होंने, 69 और 89 91 ईयर्स। वाह मिखाइल गोर्बेचोव भैया मौज कर दिया आपने तो। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने 1985 से 1991। अब सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है, मिखाइल गोर्बेचोव, ठीक है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है, मिखाइल गोर्बेचोव। और रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनेंगे, बोरिस येल्सिन बनेंगे। पेरेस्ट्रोइका, पूर्ण रचना और ग्लासनास्त खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। तो पूर्ण रचना और खुलेपन के ये जो आर्थिक और राजनीतिक जो है ये सुधार इन्होंने शुरू करे थे। अपन ने पढ़ा था पूरा पूर्ण रचना और खुलेपन के बारे में। अमेरिका के साथ की होड़ पर रोक लगाई कि ये जो रेस चल रही है हमारी अमेरिका की, हम आगे, वो बोले नहीं हम आगे, हमारे पास ज़्यादा पावरफुल है, वो बोले नहीं साहब हमारे पास ज़्यादा पावरफुल है, तो इस वाले सिस्टम को खत्म करा, बोला ऐसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा माफ करो। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। तो अफगानिस्तान पूर्वी यूरोप में जो भी सोवियत सेना लगा रखी थी पहले के शासकों ने, वापस बुला ली, चलो आ जाओ, अब लड़ाई माफ करना। जर्मनी के एकीकरण में सहायक, शीत युद्ध समाप्त करा। तो जर्मनी का जो एकीकरण है मतलब 1989 में दीवार को तोड़ कर करके जो एकीकरण करा गया उसमें सहायता करी है और शीत युद्ध की समाप्ति करी। सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगता है कि सोवियत संघ को अगर तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है तो वो मिखाइल गोर्बेचोव ने निभाई है, पर सत्य ये नहीं है। हम लोगों ने देखा था कि अगर मिखाइल गोर्बेचोव सुधार नहीं भी करते तो लोगों के अंदर इतनी आग भर चुकी थी कि वो डिमांड करते और सोवियत संघ टूटता ही टूटता। लास्ट एंड द फाइनल, बोरिस येल्सिन 1931 से 2007। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति। तो रूस ने पहली बार जो राष्ट्रपति चुना वो बोरिस येल्सिन को चुना 1991 से लेकर 99 तक। कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी में जो सत्ता है वो केंद्र तक पहुंचे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में जो पावर है वो, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का जब टाइम रहा तो ये बिल्कुल सेंटर तक पहुंचे, मतलब बड़े नेताओं में थे कम्युनिस्ट पार्टी के। गोर्बेचोव द्वारा इनको मॉस्को का मेयर बनाया गया। बाद में गोर्बेचोव के आलोचकों में शामिल और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा। तो गोर्बेचोव के आलोचक भी रहे, गोर्बेचोव ने इनको मॉस्को का मेयर बनाया और फिर गोर्बेचोव के आलोचक भी रहे और फिर कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व। तो सोवियत संघ का जो शासन था उसके खिलाफ विरोध का नेतृत्व करा, तो जनता के बीच में पॉपुलर हो गए और राष्ट्रपति बन जाएंगे। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसमें केंद्रीय भूमिका निभाई, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और साम्यवाद से जो पूंजीवाद, जो शॉक थेरेपी वाला टाइम था, अब उसमें पूरे टाइम में यही थे 1991 से लेकर के 99 तक, तो यही थे। तो उस समय में जो संक्रमण हुआ, जो चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके लिए जो कष्ट भुगतना पड़ा, उसके आरोप लगाए जाते हैं कि साहब ये आपकी ही देन है। चलिए ये तस्वीर है आंदोलनों की।
और इसी के साथ आज हमारा लेक्चर और 2 धुर्वेदा का अंत का पूरा अंत हो चुका है। ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।